गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th का 6th लेसन चल रहा है सफीती में बारिश, जिनके लेखक हैं कृष्ण नाथ जी। आगे देखते हैं। अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। यानी कि हमारा गद्यांश है। मैंने जब भी सफीती में विपत्ति आई है तो लोगों ने यही पूछा है कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोप भाग 1 में संकलित सफीती में बारिश नामक पाठ से ली गई है। इनमें इनके लेखक श्री कृष्ण नाथ जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में लेखक ने सफीती यात्रा का वर्णन करते हुए वहाँ पर होने वाली बारिश के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वहाँ बारिश को एक शुभ संयोग माना जाता है। उसके बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि अचरज यह नहीं कि आश्चर्य की बात यह नहीं है कि सफीती में इतने कम लोग क्यों रहते हैं। इसमें लेखक कहता है कि इस बात का आश्चर्य नहीं है कि सफीती में इतने कम लोग क्यों रहते हैं। अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे। आश्चर्य तो यह है कि सफीती में इतनी ठंडे अक्षेत्र में भी इतने जो लोग हैं वह किस प्रकार से बसे हुए, किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रही है। क्योंकि सफीती में वह कहते हैं कि इतनी ठंड है, उस ठंड के बावजूद भी इतने ठंडे क्षेत्र में भी लोग किस प्रकार रह रहे हैं। जब इस सफीती पर विपत्ति आई है तो लोगों ने यही पूछा है कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। कि जिस सफीती में लेखक ने कहा कि जब लोगों को सफीती में रहने वालों को कठिनाई का संबंध बताया गया है तो सभी पूछते हैं कि इतनी विपत्ति कठिनाई के समय में लोग वहाँ पर क्यों रहते हैं, कि वहाँ पर इतनी कठिन परिस्थितियाँ हैं, इतना ठंडा मौसम है, पानी पीने के लिए कई बार पानी तक भी नहीं मिलता है, वो अपनी प्यास तक भी नहीं बुझा सकते हैं, प्यासे रहते हैं। ना तो वहाँ पहाड़ों पर जगह जगह पर कोई दुकानें दिखाई देती हैं। वे कहते कि इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं। 8-9 महीने से इस दुनिया के कटे हुए हैं टूट जाता है। वह कहते हैं कि 8-9 महीने तक तो इस सफीती में उनका जो समस्त संसार है वह संपूर्ण रूप से टूट जाता है, क्योंकि वे भयंकर ठंड में क्या करते हैं, में ठिठुर रही हैं। वे इतनी भयंकर ठंड में भी वहाँ पर सफीती में लोग क्या कर रहे, ठिठुरते रहते हैं। सिर्फ एक फसल उगाते हैं, क्योंकि ठंड के कारण वहाँ पर कोई फसल तक भी नहीं होती है। सिर्फ वहाँ एक ही फसल उगाई जाती है। लकड़ी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बारिश होती रहती है और इतनी ठंड है, लेकिन वहाँ पर जो वृक्ष वगैरह पेड़ पौधे वगैरह होते हैं वह कहते हैं कि वो भी टूट जाते हैं, लेकिन जो लकड़ियाँ होती हैं वो सूख नहीं पाती हैं, इसलिए वे कहते हैं वहाँ पर लकड़ियाँ भी नहीं। कि अपने घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं हैं, कि वे किस प्रकार से लकड़ियाँ जला करके अपनी ठंड दूर कर सके, वो भी नहीं है कि घर गर्म रखे सके। फिरती नहीं है फिर क्यों रहते हैं। वहाँ किसी प्रकार की कोई सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं वहाँ सफीती में लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं। फिर वे कहते कि इतनी ठंड में यदि वे रहते हैं तो क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं। वो लोग अपनी जन्मभूमि के ममताओं के कारण रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों का जन्म भाव है और उसको अपनी जन्मभूमि मानते हैं। वह कहते हैं हमारे अपनी जन्मभूमि से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, अपनी जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं, इसलिए वे अपनी जन्मभूमि से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकती, या फिर वो लोग इसलिए रहते हैं कि सफीती के अलावा अपनी उस जन्मभूमि के अलावा उनको कहीं जाने के लिए उनका कोई स्थान भी नहीं है, कहीं पर जाकर वे अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, या इसलिए वो लोग रहते हैं। कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है, या फिर कोई और बात, या तो फिर उनके पास कहीं जाने के लिए कोई सुख सुविधाएं नहीं है, इसलिए वो नहीं जाना चाहते,
या फिर वो अपनी जन्मभूमि से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि हमारी अपनी इस जन्मभूमि पर चाहे हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई मुसीबतें झेलनी पड़े, लेकिन हम अपनी इस जन्मभूमि को छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं नहीं जानता, मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ पर रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं है। बस यही सोच विचार करता हूँ कि यहाँ किस कारण से ये लोग रहते हैं। तर्क से हम किस चीज़ को भले सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि ऐसे सोच विचार करके तो हम किसी प्रकार की कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकते हैं। सफीती में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते, लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निवारण अतर्क हैं, तर्क के परे हैं। इसके बाद फिर हमने इसका विशेष लिखना है। किन पंक्तियों में सफीती में रहने वाले लोगों को किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उसके बारे में बताया गया है। भाषा सहज व सरल है, वर्णात्मक शैली है, अनुप्रास अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का बढ़कर चढ़कर इसमें वर्णन किया गया है। अब इसके अध्यांश के क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, हमारा पाठ और लेखक का नाम बताइए। पाठ का नाम क्या है? इसमें सफीती में बारिश। लेखक कौन है इनके? श्री कृष्ण नाथ जी। अगले, लेखक किस अचरज की बात कह रहा है और क्यों? कि लेखक आश्चर्यचकित बात यह है कि सफीती में प्रतिवर्ग केवल 4 से भी अधिक कम लोग रहते हैं। वहाँ महीने खूब ठंड पड़ती है, लेकिन देश में इनका संपर्क टूट जाता, आवागमन के जो रास्ते बंद हो जाते हैं और गर्म करने के वहाँ पर किसी प्रकार के कोई साधन भी नहीं हैं। इस प्रकार आश्चर्यचकित बात यह है कि लोग फिर भी वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सफीती कहाँ स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की घाटी है। और उसकी विपत्ति क्या है? यह मध्य प्रदेश में चारों ओर क्या है? चारों ओर से बारालाचियाँ और माने पर्वत श्रेणियों से घिरी हुई है। इनकी जो ऊंचाई है कितनी बताई गई थी उन्होंने कि 12,996 फीट ऊंचाई पर स्थित हैं। और इनकी चोटियों में 22,000 फीट ऊंची हैं, कठिन हैं और 8-9 महीने पर यहाँ पर भीषण ठंड वगैरह पड़ती रहती है। सफीती के लोग कौन सी फसल उगाते हैं और कैसे? सफीती के लोग कौन सी फसल जिसमें गेहूँ, जौ, मटर और सरसों आदि बोई जाती हैं। इनकी सिंचाई ये पहाड़ों के बहाने से नलों वगैरह पर पानी लेकर करते हैं। वहाँ और कोई फल नहीं होता है और पहाड़ों पर भी वहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं होते हैं। वर्षा कभी कभी होती है और अधिकांश धरती सूखी, ठंडी और बांझ जैसे ही बनी रहती है। सफीती नदी के साथ साथ थोड़ा परिचय सफीती के पहाड़ों का भी है। सफीती के पहाड़ लाहुल से ज़्यादा ऊंचे, नगन तथा भव्य हैं। ये भी हमारा गद्यांश है। इसमें इनकी कवि यानी कि वही प्रसंग लिखना है। सबसे पहले इन पंक्तियों में इनकी कवि श्री कृष्णनाथ जी ने सफीती की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा है कि वहाँ पर किस प्रकार से लोग अपना कष्टमय जीवन और उनके विश्वास जो होते हैं उनका वर्णन करते हुए बताया गया है कि मैं कहेंगी सफीती नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय। इसमें इसके लेखक ने कहा कि सफीती के पहाड़ों का परिचय देते हुए कहते हैं कि ये पहाड़ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के पहाड़ों की अपेक्षा ऊंचे हैं। क्या कहें कि सफीती नदी के पहाड़ों का परिचय देते हुए कहा है कि ये पहाड़ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के पहाड़ों से कुछ ऊंचे हैं। इन पहाड़ों में पहाड़ लाहौल से ज़्यादा ऊंचे हैं। इन पहाड़ों पर वनस्पति, फल, फूल आदि जो पेड़ पौधे हैं वो कुछ भी नहीं होते हैं यहाँ पर।
फल फूल पेड़ पौधे वगैरह आदि कुछ भी नहीं होते हैं। और वहाँ इसलिए इनका जो जीवन नहीं होते हैं। इसलिए लेखक ने कहा कि इन पहाड़ों के कोनों पर बर्फ की बजाय वहाँ पर इन सिरों पर स्फीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। इसलिए उन्हें कहा इन पहाड़ों की कानों पर सिरों पर, इन पहाड़ों के सिरों पर क्या है, बर्फ की बजाय वहाँ के लोगों को, नर और मनुष्य, यहाँ के पुरुष और स्त्रियों की दुख भरी चीख पुकार वहाँ पर जमी हुई है। कि वहाँ इन पहाड़ों के कोनों पर बर्फ की बजाय, बर्फ नहीं है वहाँ पर, बल्कि बर्फ की बजाय क्या है, स्त्री और पुरुषों की दुख भरी चीख पुकार वहाँ पर जमी हुई है। शिव का अट्ठास नहीं है। वे कहते हैं कि पहाड़ों की चोटियों पर जमी बर्फ की वजह से भगवान शिव के ठासे की हंसी के कारण चोटियों पर सफ़ेद बर्फ जम जाती है। चोटियों पर यानी कि बर्फ जमी हुई है, इसलिए वो क्या है, सफ़ेद दिखाई दे रही हैं। हिम का आर्तनाद है यानी कि बर्फ बहुत अधिक है। वहाँ पर क्या है, बहुत अधिक बर्फ है और उस बर्फ के कारण लोगों को बहुत अपना कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। जिनके पर्वतों पर जमी हुई बर्फ के कारण हम क्या है, उनको नकारात्मक दृष्टि से उन्होंने उनको देखा है। यही दुख चीख पुकार बर्फ के रूप में वहाँ पर जमी हुई है। ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है कि सफ़ेदी तहसील से अधिक सर्दी होने के कारण वहाँ पर लोग क्या करते हैं, ठिठुरते रहते, या सर्दी में क्या करते हैं, वो कांपते रहते हैं। प्रत्येक वस्तु में वहाँ पर क्या है, गीलापन है। क्यों है प्रत्येक वस्तु में गीलापन? क्योंकि सूर्य देवता के दर्शन कम होते हैं, इसलिए लोगों का जो जीवन होता है वह अनेक प्रकार के कष्टों से, पीड़ाओं से भरा हुआ है। कि वहाँ पर जितनी भी कोई भी चीज़ होती है सभी वस्तु में गीलापन है, क्योंकि जब तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं होंगे कोई भी चीज़ जो हमारे सूख नहीं पाएगी, उसमें हमेशा नमी गीलापन तो रहेगा ही। इसलिए वह कहता है कि सूर्य देवता के दर्शन तो कभी कभी होते हैं, इसलिए वहाँ पर कभी होते हैं, तो इसलिए लोगों का जो जीवन होता है वह कष्टमय है, क्योंकि वो कोई भी कार्य अच्छी प्रकार से नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में फिर इसका विशेष कि स्फीति के लोगों के जीवन के कष्ट व कठिनाइयों के बारे में बताया गया है। सेकंड, इसमें प्राकृतिक स्वरूप व संरचना पर प्रकाश डाला है। थर्ड, लेखक का दृष्टिकोण नकारात्मक है, भाषा व्यंग्यात्मक है, वर्णनात्मक शैली है। इसके बाद में इसका क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन तो वही हमारा पाठ हो, लेखक का नाम। सेकंड, स्फीति के पहाड़ और लाहौस के पहाड़ों में क्या अंतर है? बताया गया था स्फीति के पहाड़, लाहौस के पहाड़ क्या हैं, लाहौस के पहाड़ों से अधिक ऊंचे। स्फीति के पहाड़ किससे ऊंचे हैं, लाहौस के पहाड़ों से काफ़ी ऊंचे हैं, और इन पहाड़ों पर पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है। जो ये पहाड़ होते हैं इन पर पेड़ पौधे नहीं है। कहाँ पर, स्फीति में। तभी तो उन्होंने कहा था कि पहाड़ नहीं है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर लकड़ियाँ भी नहीं है, जिसके कारण लोग अपनी ठंड को दूर कर सकें। शिव का अट्ठास नहीं, हिम का आर्तनाद है, आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक ने बताया कि स्फीति के पहाड़ों पर शिव का अट्ठास नहीं है, हंसी नहीं है, वहाँ पर चहल पहल नहीं है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी चहल पहल नहीं है। वहाँ पर केवल क्या है, मौन बर्फ का साम्राज्य है, और बर्फ के कारण यहाँ का जीवन क्या है, दुखमय है, क्योंकि वहाँ पर जब ज़्यादा बर्फ जमी होगी तो उस बर्फ के कारण लोग कोई भी अपना जीवन व्यतीत अच्छी प्रकार से नहीं कर सकते हैं। स्फीति के लोगों का जीवन व्यथापूर्ण क्यों है? स्फीति का लोगों का जीवन व्यथापूर्ण इसलिए है, पीड़ा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सूर्य देवता के दर्शन कभी कभी होते हैं, और जब सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते हैं तो वह क्या कहते हैं, वहाँ पर हर वस्तु के अंदर नमी दिखाई देती है, और जब नमी दिखाई होगी, क्योंकि वहाँ पर जो लकड़ियाँ वगैरह वो भी सूखी हुई नहीं है, उनमें भी नमी है, और उस नमी के कारण लोग अपनी ठंड को दूर करने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं जला सकते हैं। आगे हैं, इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं गिनी जा सकती हैं।
फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। ये भी हमारा गद्यांश है। हिमालय का तलवा है यहाँ तक। इसका भी सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सन लिखना है। थर्ड सेकंड गद्यांश हमारा ये था, ये हो गया हमारा थर्ड गद्यांश कि सबसे पहले इसका पर्सन लिखना है। इन पंक्तियों में इनकी कवि कृष्णनाथ जी ने अपनी सफेदी यात्रा में वहाँ के निवासियों की दशा का वर्णन करते हुए कहा है। वहाँ के जो निवासी हैं उनकी दशा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि फिर इसके बाद में इसकी व्याख्या लिखनी है। किस व्याख्या की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं गिनी जा सकती। इसमें लेखक ने कहा है कि स्फीति के निवासियों की का कष्ट, पीड़ा, व्यथा जो थी वहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई के नाप के आधार पर नहीं की जा सकती। यहाँ पर स्फीति में रहने वाले लोगों को जो पीड़ा, जो कठिनाई हो रही है, वो कठिनाई, उनकी वो कहानी इस पहाड़ी के स्फीति के पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों से नहीं गिनी जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं, लेखक उन लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि जो लोग इनकी इस सुंदरता को इंचों में मापने के अभ्यस्त हैं, वे भला पहाड़ों को कैसे बख्श सकते हैं, पहाड़ों को कैसे छोड़ते नहीं हैं। जो लोग इनकी सुंदरता को मापने के लिए इच्छुक हैं, वो पहाड़ों को तो कैसे छोड़ सकते हैं। वो पहाड़ों की सुंदरता को तो भला मापेंगे ही। जब वो इनकी सुंदरता को मापते हैं तो पहाड़ों की सुंदरता को तो उनको मापना ही है। वे यह जान लें कि स्फीति मध्य हिमालय की घाटी है। उनके लिए यह जानना सबसे आवश्यक बात है कि स्फीति मध्य हिमालय की घाटी है। उन लोगों के लिए जानना आवश्यक है कि जो स्फीति के मध्य हैं वो किसकी घाटी, वो हिमालय की घाटी है स्फीति, जिससे वे हिमालय जानते हैं। जो घाटी हैं उसको क्या जानते हैं, वो हिमालय मानते हैं उसको अपना। वे जानते हैं स्केटिंग, सुंदरी, आइसक्रीम, छोले भटूरे, कुल्लू मनाली, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब क्या हिमालय नहीं है। वह कहते हैं कि जो हमारे पहाड़ों पर, इन पहाड़ों पर हम घूमने के लिए जब जाते हैं, जहाँ पर आइसक्रीम वगैरह हैं, छोले भटूरे, मनाली वगैरह आदि चीज़ों में घूमने के लिए जब जाते हैं, वह कहते हैं वो सब कुछ क्या है, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है। हिमालय का तलवा, हिमालय की एक तलहटी है वो, सिर्फ ये सब क्या है, हिमालय की एक छोटी सी तलहटी है, निचला सिरा जिसको हम बोलते हैं। वह कहते हैं कि वो सिर्फ वो ही है। शिवालिक या पीपर पंचाल का ऐसा कुछ उसका नाम है। यह तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है। इनमें से लाहौल स्फीति की घाटियाँ भी। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है कि कनिंगम के अनुसार लाहौल की दर की सलाह से ऊंचाई 10,535 फीट है और स्फीति की 12,996 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट और औसत ऊंचाई है। इसके बाद में हमने इसका विशेष वही कि हिमालय एक घाटी में बसा हुआ स्थान है। पर्यटन स्थलों की सुविधाएं वहाँ पर नहीं है। भाषा सहज सरल है, वर्णनात्मक शैली। जैसे इसमें पढ़ा में लेखक की कौन सी व्यथा की कथा कह रहा, कौन सी कहानी कि वहाँ स्फीति में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनके बारे में उन्होंने बताया कि स्फीति के जो पहाड़ होते हैं क्या बहुत ऊंचे हैं। लाहौल से की अपेक्षा स्फीति में पहाड़ों की ऊंचाई बहुत अधिक है। बहुत ऊंचे पेड़ों से रहित नगन हैं तथा वे भव्य हैं, विशाल भव्य भी हैं। यहाँ 8-9 महीने पर, क्योंकि वहाँ पर भीषण ठंड रहती है और जिस कारण से वहाँ के लोगों का संपर्क शेष दुनिया से कट जाता है, क्योंकि आने जाने का जो रास्ता होता है वो क्या हो जाता है,
वो बंद हो जाता है और उस भीषण ठंड में रहने के लिए उन लोगों को विवश होना पड़ता है। वो उनकी कठिनाई है क्योंकि वो कहीं यहाँ पर जा भी नहीं सकते हैं। हिमालय का तलवा कहने से लेखक का क्या आशय है? हिमालय का तलवा इसलिए कहा गया है, इसका अर्थ यह है कि स्फीति हिमालय की तलहटी में स्थित है। उनकी चारों ओर बारलाचा माने की पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, जो 16,000 से 22,000 फीट ऊंची है और यह हिमालय के मध्य यानी कि उसकी तलहटी में विद्यमान मानी गई है। अगला है, स्फीति नदी कहाँ से निकलकर कहाँ जाकर मिलती है? स्फीति नदी उसने बताया था कि लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलती हैं और पूर्व से तिब्बत में के बहाने स्फीति में आती है और यह स्फीति नदी में रामपुर, बुशहर, किन्नौर आदि से बहती हुई वो सतलुज में जाकर के मिल जाती है। इसी में से हमारा प्रश्न बन गया, जैसे एक तो यह स्फीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? कि स्फीति में वसंत और शीत 2 ऋतुएं होती हैं। कितनी ऋतुएं होती हैं? सिर्फ 2 ऋतुएं होती हैं। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं पेड़ों से रहित नहीं यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं पेड़ों से रहित नंगी हैं। यहाँ फल फूल नहीं खिलते हैं, नई हरियाली आती है। पावस ऋतु उनके एक नाम मात्र हैं। कभी कभी वहाँ पर वर्षा भी होती है, अन्यथा वहाँ की जो धरती होती है वह सूखी ठंडी बांझ हमेशा बनी रहती है। पहाड़ी नालों तथा उन पर बनाए गए जो पुल होते हैं वे पानी से लेकर लोगों जो गेहूँ, जौ, मटर, सरसों आदि की खेती करते हैं यह फसल में साल में एक बार ही फसल होती है। क्योंकि स्फीति की खेती योग्य जमीन तो बहुत है, लेकिन वहाँ पर सिंचाई की सुविधा न होने के कारण हम अपनी उस जमीन को उपजाऊ नहीं बना सकते हैं। वहाँ पर कोई फल वगैरह भी नहीं लगता है। ठंड यानी कि शीत ऋतु से जिसमें घरों को गर्म करने के लिए वहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह भी नहीं मिलती हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा मौसम रहता है कि सूर्य तो नहीं निकलता है और सूर्य न निकलने के कारण वहाँ पर हर वस्तु के अंदर गीलापन रहता है। इसलिए वहाँ के लोगों को अपना जीवन कष्ट में व्यतीत करना पड़ रहा है। एक क्वेश्चन हमारा इसमें से ये भी था कि स्फीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? कि बाकी अन्य जो पर्वतीय स्थल हैं उनसे अलग किस प्रकार से हैं? कि स्फीति मध्य हिमालय की बारलाचा और माने पर्वत श्रेणियों से घिरी हुई है, घाटी है। घिरने वाली पर्वत श्रेणियों की चोटियाँ 16,000 फीट से लेकर के वहाँ कितने 22,000 फीट तक ऊंची है। यहाँ पहुँचना क्या बहुत ज़्यादा कठिन है। वहाँ पर 8-9 महीने इससे का संपर्क देश से कटा रहता है और आवागमन के जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। आने जाने के जो रास्ते होते हैं बंद हो जाते हैं। लोगों को अपने वहीं पर रहकर अपना जीवन यापन करना पड़ता है और इतनी ठंड के कारण वो कभी कभी उनको प्यासे भी नहीं मिलता, हमेशा ठिठुरते रहते हैं उस ठंड के कारण। लेकिन अपने घरों को गर्म करने के लिए उन्हें लकड़ियाँ वगैरह आदि चीज़ भी नहीं मिल पाती हैं। इनका संपर्क रहता है शिमला, मनाली, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, श्रीनगर आदि की सौंदर्य आइसक्रीम, छोले भटूरे आदि जो हैं आदि का भी प्रबंध वहाँ पर नहीं है। स्फीति सागर तल के लगभग 13,000 फीट की औसत ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर रहने ठहरने के लिए होटलों की व्यवस्था आदि भी व्यवस्था भी नहीं है कि नहीं तो हम कहीं पर घूमने वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर जगह जगह पर होटल्स वगैरह आदि का प्रबंध बना रहता है। वह कहते कि लेकिन यहाँ पर तो ये चीज़ें भी नहीं हैं। इस प्रकार जो स्फीति हैं अन्य पर्वतीय स्थलों से बिल्कुल अलग मानी जाती है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर राइट प्लस लर्न।